इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को बार बार मैं कह रहा हूं, दिक्कत ये कानून नहीं है या कोई और भी कानून नहीं, दिक्कत है इस देश की भाजपा सरकार, मोदी सरकार। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना निहायत जरूरी है। अगर आप इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, आप चाहे जो चाहे करते रहिए। आप सारे सोशल मीडिया के साथी हैं, तो ये शब्द आपके लिए भी है, आंदोलनजीवी। मैं परजीवी नहीं कहूंगा, परजीवी कौन है वो मैं बताऊंगा आपको, अभी यही बताऊंगा, लेकिन आंदोलनजीवी जो है मैं बताऊंगा। तो आपके लिए कहा है, हमारे जैसे वकील जो हैं उनके लिए कहा है, जो और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके लिए कहा है, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, किसी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए कहा है। इसमें एक व्यक्ति विशेष का नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर जितने भी लोग हैं जो सच दिखा रहे हैं, जो आंदोलन की सच्चाई दुनिया के सामने रख रहे हैं, उन सभी के लिए आंदोलनजीवी शब्द उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ में जो परजीवी जोड़ा है कि आंदोलनजीवी परजीवी, हालांकि परजीवी आंदोलनजीवी करके वो सबसे पहले तो अपने ही बीजेपी के जो लोग हैं जो आंदोलन करते रहे हैं, जब महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, उस पर आंदोलन किया, गैस के दाम बढ़े तो उस पर आंदोलन किया, और खुद मोदी जी जो एक नवनिर्माण आंदोलन 1974 में चला था उसकी जो बड़ी प्रशंसा भी करते हैं, उसमें शामिल हुए। वो भी छात्रों का आंदोलन था, इनका तो नहीं था, उसमें ये शामिल हुए। तो उनको भी ये भी मालूम होना चाहिए कि आप उनको भी ये कह रहे हैं। अडवाणी जी जो रथ यात्रा लेके चले 1989 में, जिसके बाद बाबरी मस्जिद और वो सारे सब विध्वंस हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी आंदोलन है, तो आप उनको भी यही कह रहे हैं। आंदोलनजीवी होना मैं समझता हूं सबसे बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि आंदोलन जो भी देश में हो रहा है वो देश की भलाई के लिए हो रहा है, देश की आवाज लोगों तक जाए, जनता तक जाए, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। और आंदोलन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत निडर होता है। आंदोलन पर जीने वाला व्यक्ति यानी आंदोलनजीवी जिसके लिए कह रहे हैं, वो बहुत ही संवेदनशील देश की समस्याओं के प्रति होता है, देश के दुख दर्द को जानने वाला होता है, देश के लोगों की पीड़ा को लोगों को बताने वाला होता है, उन्हें कैसे दूर कर सके उसके लिए अपना सहयोग देने वाला, अपने आप को समर्पित करने वाला व्यक्ति होता है। तो आंदोलनजीवी होना मैं समझता हूं एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, एक गर्व की बात है, ये फक्र की बात है। अफसोस ऐसे लोगों से मोदी जी नफरत करते हैं, क्योंकि वो तो घृणा पर आधारित राजनीति करते हैं। अब रहा परजीवी। परजीवी कौन होता? परजीवी अंग्रेजी में एक शब्द है पैरासाइट, यानी ऐसे देखो कि पौधे पे कीड़े लग जाते हैं ना, उनको बोलते हैं परजीवी। तो सबसे बड़े पैरासाइट या सबसे बड़ा परजीवी इस देश में आज की तारीख में अगर कोई है तो वो है देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कैसे? अब मैं बताऊंगा एक एक करके कि कैसे परजीवी है। नरेंद्र मोदी जी झूठ जो बोलते हैं उसका प्रचार करना हो तो वो उनके गोदी मीडिया पर आधारित है, तो परजीवी हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर चुनाव प्रचार के लिए पैसा चाहिए तो उद्योगपतियों से पैसा लेते हैं, वो परजीवी हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। मोदी जी जो इस देश की जो सरकार चला रहे हैं या जो भाजपा की आरएसएस की झोली भर रहे हैं, उसके लिए पूरे देश को बेचने पर तुले हुए हैं, तो वो है परजीवी। यही होते हैं ना परजीवी, दूसरे पर निर्भर। मोदी जी 10,000 करोड़ के हवाई जहाज चलते हैं, अपने लिए हवाई जहाज लेके आए हैं, 20,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज लेके आए हैं, यह है परजीवी होना। और मोदी जी पर 1 मिनट में 2 लाख रुपए प्रचार पर खर्च होते हैं, यह है परजीवी होना कि देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को मोदी जी इस तरह से बहा रहे हैं, उस पर निर्भर हैं, यह है परजीवी होना। और यह है परजीवी होना कि देश की टैक्स पेयर के पैसे से 600 करोड़ रुपया मात्र मोदी जी की सुरक्षा के लिए साल भर में खर्च होता है, इसे कहते हैं परजीवी होना। तो देश पे बोझ है, पैरासाइट है मोदी जी। इसलिए दूसरा जो देश है, देश की संपत्ति को जिस तरह से वो तबाह कर रहे हैं
और उस देश की संपत्ति को ही इस तरह से जो उन्होंने पीएम केयर फंड बनाया है, पीएम केयर फंड में इधर उधर से जो पैसा ले रहे हैं, चाइनीज कंपनियों से भी पैसा ले रहे हैं। वो चाइना जो हमारे घर में घुस के बैठा है, जिसने अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओ तो 2-3 गांव भी बसा लिए हैं, उसको नहीं बोलेंगे ये है परजीवी होना, ये है उनसे चंदा लेना, ये है परजीवी होना। तो मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी को कहने से पहले सोचना चाहिए, पर वो सोचते नहीं। अभी और सुनो, अभी रह गया परजीवी रह गया। एक कॉर्पोरेट जगत यानी जो उद्योगपति हैं, इनकी ड्यूटी होती है, सरकार जो इनको टैक्स माफ करती है तो इनका एक फंड होता है CSR फंड, कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है, वो जो पैसा है पूरा उनकी कमाई का 3% होता है। वो 3% पैसा यानी CSR का जितना पैसा है वो पैसा RSS को दिया जा रहा है। इसका मतलब RSS है परजीवी, और सब जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान जाएं, इस देश में अगर कोई भी सबसे बड़ी संस्था है जिसके लोग परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, तो वो RSS है, क्योंकि उनका कोई धंधा नहीं है, उनकी कोई नौकरी नहीं है, वो सारे के सारे इसी परजीवीपन पर ही जो है निर्भर हैं, तो वो है परजीवी। फिर भी अगर मोदी जी कह रहे हैं, उनको लगता है कि भाई आंदोलनजीवी और परजीवी हैं ये लोग, तो हमें आंदोलनजीवी होने में गर्व है। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं कि इस धरती पर पैदा हुए और इस धरती पर जो लोग हैं उनकी बात उठाने के लिए, उनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए इसके लिए जो प्रयास कर सकते हैं, आंदोलन में हम शामिल हैं, तो हमें परजीवी होने पर गर्व है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये बात कही है, नहीं लग रहा है ऐसा कि उनको आंदोलन से भी दिक्कत हो रही है कि देश में आंदोलन ही ना हो? नहीं, उन्हें हर चीज से दिक्कत है, मोदी जी को हर चीज से दिक्कत है। और मैं ये मानता हूं कि ये शब्द, ये तो मैंने आपको परिभाषा बताई, लेकिन ये परजीवी कहना, आंदोलनकारियों को परजीवी कहना, ये इस देश के तमाम लोगों के लिए बड़ी घिनौनी गाली है। हर वो व्यक्ति जो आंदोलन करता रहा है, वो चाहे गांधी हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे पटेल हो, चाहे नेहरू हो, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कितने नेता हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह जी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो, जो आंदोलन करते रहे देश की भलाई के लिए, ये आंदोलन भी, ये देश भी जो आंदोलन से ही आजाद हुआ है, आंदोलन के बिना ये आजादी संभव नहीं थी। तो आप उन सबको जो है आंदोलनकारी कह के, परजीवी कहकर उनका अपमान कर रहे हो। तो मोदी जी, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो बुद्धि का इस्तेमाल करे, अनपढ़ आदमी है, जो मन में आता है बक देते हैं। तो जो वो कह रहे हैं, इस देश के तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं। यहाँ बैठे हुए हर किसान को मोदी जी गाली दे रहे हैं, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मोदी जी गाली दे रहे हैं, आंदोलनजीवी परजीवी कह के। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री को इतना अपमानित शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक कहावत है कि किसी को कहने से पहले, दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले देख लेना चाहिए कि उसकी 3 उंगलियां उसकी तरफ है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अगर किसी की तरफ उंगली उठा रहा हूं तो आप देखेंगे 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं। तो मैंने आपको बताया ना कैसे उदाहरण, परजीवी खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये परजीवी ऐसे ही नहीं है जो एक कानून लेके आए, ये भी तो बाहर से लेके आए, तो परजीवी दूसरे पर निर्भर, तुम्हारा अपनी तो बुद्धि काम करती नहीं। किसान अंत पर कह रहे हैं कि ये लोगों का आंदोलन खत्म करना चाहिए, हम बातचीत करके मसले को हल करेंगे। इतने लंबे समय से बातचीत हो रही है, नतीजा तो नहीं, आप ये कहने की जरूरत नहीं है। कल प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा कर दी, ये शब्द इस्तेमाल करके, पूरे देश का अपमान करके, पूरे देश के आंदोलनकारियों का अपमान करके, कि प्रधानमंत्री इन कानूनों को वापस लेने वाले नहीं हैं। ये कल घोषणा कर दी, और जब वो वापस लेने वाले नहीं हैं तो बात का क्या मतलब रह जाता है? आप एक तरफ बात की बात करो और दूसरी तरफ आप ये शब्द इस्तेमाल करो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को बार बार मैं कह रहा हूं, दिक्कत ये कानून नहीं है या कोई और भी कानून नहीं, दिक्कत है इस देश की भाजपा सरकार, मोदी सरकार। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना निहायत जरूरी है। अगर आप इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, आप चाहे जो चाहे करते रहिए। ये कल के बाद ये घोषणा हो चुकी है। जिस तरीके से ट्विटर बाहर चल रहा है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख ने जो है उन ट्विटर हैंडलों की जांच कराने के लिए सीबीआई को बोल दिया, तो बीजेपी वालों को क्यों उससे परहेज है? नहीं, परहेज नहीं होना चाहिए। जब आप जो है 1178 जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर को आप ये कह रहे हैं कि इनको आप बंद करो, तो अगर वो आपके विषय में जांच करवा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी को जांच वो नहीं होनी चाहिए। जांच की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से लता मंगेशकर के ट्विटर हैंडल से हुआ, सचिन तेंदुलकर से हुआ, सुनील शेट्टी से हुआ, अक्षय कुमार से हुआ, अजय देवगन से हुआ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार यही तो करना चाह रही है कि क्या इन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो सरकार से प्रभावित तो नहीं, ये तो करना चाह रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।
इन सब सारे ट्वीट से तो ये लगा। तो वो अगर कर रहे हैं, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। और जिसकी ये बात कर रहे हैं मोदी जी और ये सारी सरकार, अगर महाराष्ट्र सरकार भी उसमें इन्वेस्टिगेशन करा ले तो दिक्कत क्या है, होने दो। एक बात और कह रहे हैं मोदी जी कि कुछ लोगों को हर चीज में आंदोलन करने की आदत सी पड़ गई है कि देश में कुछ भी हो, 3 तलाक बिल, एनआरसी हो गया, किसान आंदोलन, सब हर चीज में आंदोलन। नहीं, ये बात लोगों को नहीं है, ये मोदी जी को आदत पड़ गई है, भाजपा को आदत पड़ गई है कि अगर सच के पक्ष में कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए उसको गाली दो, उसको बदनाम करो, उसके खिलाफ जो है गुंडों का इस्तेमाल करो, उसके खिलाफ एफआईआर कराओ, उसको यूएपीए कानून में बंद कर दो। ये मोदी जी और इनकी सरकार को आदत पड़ गई, लोगों को नहीं है। किसी को भी सड़क पर आकर आंदोलन करने में कोई खुशी नहीं होती। अगर सरकार सही काम कर रही है, मोदी जी अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो वादे उन्होंने किए थे, जो वादे वो करके आए थे, क्या कोई भी वादा पूरा किया उन्होंने? एक एक करके गिनवाने की जरूरत नहीं, बार बार वो सारी चीजें सामने आती हैं। देश से अपना वादा किया उन्होंने, क्या कोई भी वादा पूरा किया? देश की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन मोदी जी के जो मौज मस्ती में कोई कमी नहीं है किसी भी तरह से। जब पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, मोदी जी जो है वहां जाके जिम कॉर्बेट पार्क में शूटिंग कर रहे होते हैं डिस्कवरी चैनल की, मतलब उन्हें कोई वो लेना देना नहीं है। तो ये जो सारी चीजें रोकते हुए बताना चाहूंगा, जिस तरीके से धारा 370 का वादा पूरा कर दिया, राम मंदिर बना दिया, इसके अलावा और भी मतलब पुलवामा अटैक कर दिया, इसके अलावा जो है और कई काम मोदी सरकार ने किए, क्या वो झूठ थी? नहीं, ये जो सारी चीजें हैं जो कर दिए गए हैं, जिस इलीगल तरीके से किए गए, अनुच्छेद 370 को कितने इलीगल तरीके से हटाया गया है आप सब जानते हैं, मैंने इसको बार बार बताया है, बहुत तरीके से बताया है, ठीक है ना जी। और राम मंदिर का निर्माण करना, अब आपने जो बात कही है, चलिए लोगों को समझ में आ जाएगी। राम मंदिर का निर्माण वो कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ है, इसका मतलब ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आपके कहने पर दिया है। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रही है जो सरकार कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका और उनका षड्यंत्र बिल्कुल, आप मोदी जी इस बात को क्लियर कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का मतलब सरकार, और सरकार इस देश में संविधान जब तक ये लागू है तब तक सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है। और प्रधानमंत्री अगर एक मंदिर का जाके भूमि पूजन करते हैं तो न केवल संविधान का अपमान करते हैं बल्कि देश का अपमान करते हैं। वो प्रधानमंत्री न रहें और नरेंद्र मोदी के रूप में जाके शिलान्यास करें तब कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, करो आप जाके। लेकिन प्रधानमंत्री होके या कोई मंत्री होके अगर किसी धर्म विशेष का जो है आप प्रचार कर रहे हैं, धर्म विशेष का जो भूमि पूजन कर रहे हैं, उसकी जो नींव रख रहे हैं, ये निश्चित रूप से संविधान के विरोध में है। क्योंकि उन्हें प्रस्तावना पढ़ लेनी चाहिए, पर पढ़ते तो है नहीं, अनपढ़ आदमी है। उसमें प्रस्तावना में सीधा ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म निरपेक्ष, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार के किसी मंत्री का कोई धर्म नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया तो संविधान का उल्लंघन किया, और संविधान का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस पर पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर, संविधान का तो आप बात करते हैं ना, बीजेपी सरकार और बीजेपी के नेता अभी तक संविधान की कोई बात ही नहीं करते हैं। नहीं करते तो उन्हें करनी चाहिए, और नहीं करते तो जनता को समझना चाहिए, क्योंकि इससे केवल मेरे अधिकारों की बात नहीं है, इससे तमाम जनता के अधिकारों का हनन होता है। अगर संविधान को धता बता दी जाएगी, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो मेरे नहीं इस देश के 135 करोड़ लोगों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। वो अधिकार जो बोलने का अधिकार है, वो अधिकार जो अपना धर्म मानने का अधिकार है, वो अधिकार जो पढ़ने का अधिकार है, वो अधिकार जो अपने हिसाब से संस्था बनाने का अधिकार है, वो अधिकार देश में कहीं भी आने जाने का जो अधिकार है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो लोगों को सोचना है, मुझे नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं, आवाज उठा ही रहा हूं। संसद के सत्र में देखा जाए कल प्रधानमंत्री उतार दिए किसानों के विरोध में। नहीं देखिए, वो तो फिल्मी एक्टर को क्या कहते हो, भांड है सारे के सारे। तो भांड तो दरबारी कवि वो होते हैं ना, कि जैसे राजा कहता है उसकी बात करते हैं, चाहे देश में कुछ भी होता रहो, लेकिन भांड कहेंगे सब बढ़िया है, तो वो भांड नच के ही इसीलिए तो उतारे जाते हैं, और वही सारे के सारे आ रहे हैं मैदान में। यही है कहानी, और कुछ नहीं है। मोदी जी आज जो है खुद अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं पेपर में कि विदेश के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर ये वाली बात है तो सबसे ज्यादा इस देश को तोड़ने का काम आरएसएस और मोदी जी कर रहे हैं। अगर तोड़ने वाली बात है, मैं आपको बताता हूं, अभी एक शब्द आप लोग भूल गए, मैं आपने कहा तो उसको लेकर आता हूं। उन्होंने कहा ना एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, वो कहा ना उन्होंने, उसका मतलब ये है कि बाहर की विध्वंसकारी जो है वो आइडियोलॉजी। तो ये पूछो मोदी जी ये 3 कानून लेके आए हैं,
ये 3 कानून क्या भारत में पैदा हुए हैं? भारत की आइडियोलॉजी है? ये तीनों के तीनों कानून विदेशी आइडियोलॉजी है। इन तीनों कानूनों के पीछे IMF का हाथ है, इन तीनों कानूनों के पीछे वर्ल्ड बैंक का हाथ है। ये तीनों कानून अमेरिका और कंट्रीज में, बाहर के देशों में लागू हुए, जहां बुरी तरह से किसान की हालत हो गई। और वो लोग तो अपने किसान को जो है सपोर्ट करने के लिए, एक किसान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका 42 लाख रुपए पर ईयर देता है। ये उनकी है, ये तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं है। और ये आइडियोलॉजी जिस हिटलर शाही पे चल रहे हो, जो बंच ऑफ थॉट्स तुमने बनाया है, जिस नाजीवाद को, फांसीवाद को लागू करना चाहते हो, वो भी विदेशी है। जिसे आप यहां लागू करना चाह रहे हो वो भी यहां की नहीं है। तो फांसीवादी बात या FDI वाली बात है, ये सब कुछ आप कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं जिन्होंने रखा देश का मान आज हो रहा है उनका अपमान, यानी कि लता मंगेशकर का अपमान हो रहा है, सचिन तेंदुलकर का अपमान हो रहा है, और जो फिल्मी हस्तियां उनका अपमान हो रहा है। नहीं, किसी का अपमान यहां किसी ने नहीं किया। अगर किया है तो उन्होंने खुद कराया है अपना काम, क्योंकि उन लोगों को अगर कानून के विषय में जानकारी नहीं है, अगर वो किसानों की पीड़ा को नहीं जानते हैं, अगर वो मजदूर के दुख दर्द को नहीं जानते हैं, और सरकार जैसे उन्हें चलाती है वैसे चलते हैं, सरकार के इशारों पर नाचते हैं, और जैसे मैंने बताया भांडों का काम यही है, इशारों पर नाचते सरकार के। अगर वो ये सब कर रहे हैं तो बेइज्जती वो अपनी करा रहे हैं, यहां कोई उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा है। तो एक बार फिर सदन के माध्यम से न्योता दिया है बातचीत करने का प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमें बातचीत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद साफ है कि प्रधानमंत्री ये कानून वापस नहीं लेंगे, और लोगों के पास अब केवल एक ही रास्ता बचता है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है, आपको समझना पड़ेगा। जब सरकार ये ठान बैठी है कि हम किसी भी हालत में ये कानून वापस नहीं लेंगे, तो फिर सरकार को उखाड़ फेंकने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता है। आप मानो या ना मानो। अच्छा, आखिर में चलते चलते ये बता दीजिए कि इस आंदोलन को कैसे गति दी जाए, कैसे इसका समाधान हो सकता है? नहीं, वो डिस्कस करेंगे। जो हम जो सारे साथी हैं वो सब, हम जो संघर्ष समिति के जो लीडर्स हैं वो सब बैठ के डिसाइड करेंगे। हमसे जो पूछेंगे या जो हमको ठीक लगता है वो हम भी उनको सलाह देंगे कि इस आंदोलन को हम कैसे मजबूत करें। और साथ के साथ हम भी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जहां भी आ जा सकते हैं देश के किसी भी कोने में, किसी भी जो जिले में, गांव में, वो भी हम लगातार प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।